हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सबों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ग्रीन एडुटेक स्पेस इन में। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा और आप लोगों ने अब तक बहुत कुछ कर लिया होगा। जैसा कि हम लोग अभी देख रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के 500 टॉप लेवल के ऑब्जेक्टिव्स को, जिसमें से हम लोगों ने अब तक 300 ऑब्जेक्टिव्स यानी कि 300 ऑब्जेक्टिव्स को हम लोगों ने देख चुका है। अब हम लोग आज देखेंगे अगला एक यानी कि 100 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को, जो हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल होगा और हमारा बोर्ड एग्ज़ाम में 35 अप टू 35 ऑब्जेक्टिव सही होगा। मैं पूरा यकीन और जिम्मेदारी के साथ आपको कह रहा हूँ कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा, क्योंकि इन ऑब्जेक्टिव के ज़रिए आपका ऑब्जेक्टिव के साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा। तो बच गया केवल आपके लिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, वो आप देख लेंगे। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या है आज का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस एसिड। देखिए, लुईस एसिड होता कौन है? लुईस एसिड वो होता है जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है। कौन होता है? जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है। तो सबसे आसानी से जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा वही हमारा क्या होगा? स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस एसिड होगा। तो बोरॉन ट्राई आयोडाइड जो होता है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, इसीलिए ये हमारा स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड होता है। अगर आप इसको ऑर्डर में सजाएंगे तो बोरॉन ट्राईफ्लोराइड इज लेस देन बोरॉन ट्राईक्लोराइड इज लेस देन बोरॉन ट्राईब्रोमाइड इज लेस देन बोरॉन ट्राई आयोडाइड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज, यानी कि इनमें से कौन इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल है? इनमें से कौन इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल है? तो इलेक्ट्रोलाइट कौन होता है भाई? सॉल्यूशन ऑफ एसिड बेस और सॉल्ट, यानी कि अम्ल, भस्म और लवण की विलयन को हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर शुगर है, ये भी नॉन इलेक्ट्रोलाइज, ये भी हमारा क्या होगा? आयरन में नहीं डिकम्पोज होगा। सोडियम एसीटेट आयरन में डिकम्पोज होगा, है ना। और ये हमारा सॉल्ट के जैसा बिहेव करता है, इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा, जबकि यूरिया और बेंजीन नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके सामने। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन। इनमें से किस में सबसे ज्यादा अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन है? तो देखिए, ऐसा कंडीशन जब भी आ जाए तुरंत इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे फोकस कर लिया कीजिए कि हमारा इस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो जैसा कि आप अगर जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आपका वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 3d10 जिसमें से यहाँ देख रहे हैं आपके 2+ चार्ज है। इसका मतलब एस का इलेक्ट्रॉन गया है, डी कंप्लीटली फुल है, तो ये तो होने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। आयरन को अगर देखेंगे, आयरन 2+ चार्ज को, तो आयरन का होता है 3d6 4s2। तो यहाँ पर भी 2+ है, यानी कि एस का इलेक्ट्रॉन गया है और डी में जितना भी इलेक्ट्रॉन था 6 वो है। इसका मतलब इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है। इनके पास कितना था? 0। कॉपर 2+ में अगर आप देखेंगे तो कॉपर 2+ में क्या होता है? 3d10 4s1 होता है। तो इसका मतलब यस से तो इलेक्ट्रॉन गया ही, साथ में डी से भी एक इलेक्ट्रॉन आपका चला गया है। इसका मतलब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 1 हो गया। निकेल 2+ को अगर आप देखेंगे तो निकेल 2+ का क्या होता है? 3d8 4s2। 2+ ये भी गया हुआ है, तो इसका मतलब इनका भी जो इलेक्ट्रॉन गया है आपका यस का गया है, और इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा। इस प्रकार से सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके पास है? तो वो है आयरन 2+ चार्ज में। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज। तो ट्रांजिशन मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? n-1d1 एंड ns0 होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन क्रिस्टलाइन और एमोर्फस। इनमें से कौन नॉन क्रिस्टलाइन या एमोर्फस है? डायमंड आपका ये नेटवर्क क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ग्रेफाइट ये भी आपका नेटवर्क क्रिस्टलाइन सॉलिड में आ जाता है। कॉमन सॉल्ट ये आपका आ जाता है आयनिक
में, और प्लास्टिक आपका क्या है, एमोर्फस है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि द केमिकल फॉर्मूला ऑफ लूनर कास्टिक, लूनर कास्टिक का फॉर्मूला क्या होता है। तो लूनर कास्टिक हम लोग कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट को, और सिल्वर क्लोराइड को क्या कहते हैं, हॉर्न सिल्वर कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज एक्सपेक्टेड टू बी कलर्ड, इसमें से कौन या किसका कलर्ड होना संभव है। तो देखिए जिसके पास क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो कलर होगा, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वो कलर नहीं दिखाएगा, क्योंकि कलर होता है लाइट डी ट्रांजिशन में लाइट के एब्जॉर्ब करने की वजह से। तो निकेल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो हमको दिख रहा है कि ये होगा। कॉपर 1 के पास भी नहीं होता है, जिंक के पास भी नहीं होता है, स्कैंडियम 1+ के पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, निकेल का कलर क्या हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। कैसा कलर होता है, निकेल आयन का ग्रीन कलर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ग्रीन व्हाइट रोल, इनमें से कौन ग्रीन व्हाइट रोल है। तो देखिए अगर ग्रीन व्हाइट रोल का अगर बात किया जाए तो आयरन सल्फेट इंटू 7H2O को हम लोग ग्रीन व्हाइट रोल कहते हैं, जबकि CuSO4 इंटू 5H2O को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लू व्हाइट रोल कहते हैं। जबकि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, जिप्सम का फॉर्मूला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज लफिंग गैस, इनमें से लफिंग गैस किसको कहते हैं। तो लफिंग गैस का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, N2O। लफिंग गैस का फॉर्मूला क्या होता है, N2O। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है और ऑफ एल्युमिनियम इज, इनमें से कौन और का एल्युमिनियम है। तो और का एल्युमिनियम आपका क्या होगा, बॉक्साइट, बॉक्साइट होगा। और सिडेराइड किसका है, ये आयरन का ओर्स है। जिंक ब्लेंड, जेडनेस जो जिंक का होता है, क्यूपराइट जो कॉपर का होता है, Cu2O। और सिडेराइड का फॉर्मूला क्या होता है, FeCO3। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है दिस कंपाउंड इज एन, ये कंपाउंड क्या होगा, डबल सोल्ट, कॉम्प्लेक्स सोल्ट, एसिड, बेस। ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स सोल्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज कास्टिक पोटास, कास्टिक पोटास कहता है। तो कास्टिक पोटास हम लोग किसको कहते हैं, KOH को। और जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेक्ट लाइम कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज हॉर्न सिल्वर। तो हॉर्न सिल्वर किसको कहते हैं हम लोग, सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर कहते हैं। चलिए इसको सोडियम क्लोराइड को हम लोग ब्राइन भी कहते हैं, इसको हम लोग कॉमन सोल्ट भी कहते हैं, इसको रॉक सोल्ट भी इसी को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है कि द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ आयरन इन दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड में आयरन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो देखिए इसमें जब आप इसका ऑर्बिटल डायग्राम बना करके देखेंगे, यहाँ पर आयरन का लिगेंड के साथ में, क्योंकि यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट आपका 2+ आएगा, तो इनका जब आप देखेंगे ऑर्बिटल डायग्राम बना करके तो आपको मिलेगा ये D2sp3। अगला क्वेश्चन, द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्किल इज, एल्किल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है। तो एल्किल का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1, जबकि ये किसी का भी नहीं होता है, और ये है आपका एल्कीन का। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी इज साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, पैरासीटामोल। विटामिन सी हमारा क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, कह रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन कार्बन फ्री रेडिकल। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है कार्बन का कार्बन फ्री रेडिकल में। दैट मीन्स कार्बन फ्री रेडिकल कब होता है, जब वो नेशन पोजीशन में होता है, साथ में उसमें प्लस या माइनस चार्ज ना हो, वो अपने ही इलेक्ट्रॉन के साथ हो, तो ऐसे कंडीशन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। विक्टरमेयर टेस्ट इज नॉट गिवन बाय, विक्टरमेयर टेस्ट किसके द्वारा नहीं दिया जाता है। यहाँ पर देखिए चारों ऑप्शन में अल्कोहल है, इसमें आप देखिए ये टर्सरी अल्कोहल है, ये आपका प्राइमरी अल्कोहल है, ये भी प्राइमरी अल्कोहल है, और ये वाला आपका सेकेंडरी अल्कोहल है। तो आपका क्या हो जाएगा
कि टर्सरी अल्कोहल विक्टर मेयर टेस्ट नहीं देता है। अगला क्वेश्चन है कि बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 इज, N2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। जब नाइट्रोजन का आप बॉन्ड बनाएंगे तो आप इसको मिलेगा आपको कि ये ट्रिपल बॉन्ड बनाता है एक दूसरे के साथ, अर्थात इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, हमारा C नंबर होगा, यानी कि 3 होगा। अगला क्वेश्चन है इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एनर्जी इज, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, रिलीज होता है, बोथ, नन ऑफ दीज। तो देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी क्या करता है, वो रिलीज करता है, इंडोथर्मिक में एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे जरा, विच इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है आपका हेक्सागोनल। अगला क्वेश्चन है द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई इन अ बॉडी सेंटेड क्यूबिक यूनिट सेल। देखिए यहाँ पर वर्ड फ्रैक्शन पर ध्यान दीजिएगा, अगर यहीं पर पैकिंग इफिशियंसी बोलता तो बॉडी सेंटेड यूनिट सेल का क्या हो जाता, 68% होता। अगर क्या बोलता, पैकिंग इफिशियंसी, लेकिन यहाँ पर फ्रैक्शन बोल रहा है, तो फ्रैक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पैकिंग इफिशियंसी को 100 से डिवाइड कर देते हैं, अर्थात हमारा क्या हो जाएगा, 0.68 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट इज प्रोपोर्शनल टू, किसके समानुपाती होता है सोल्यूट के वेपर प्रेशर का लोडिंग, यानी कि अवनमन। तो ये होता है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोलैलिटी ऑफ द सॉल्वेंट, नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये दोनों तो होगा नहीं, मोलैलिटी ऑफ सॉल्वेंट ये भी नहीं होगा, ये भी खत्म, और नॉर्मलिटी वाला भी नहीं होगा। अब बच गया ये दो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्या है, कह रहा है कि व्हाट मास ऑफ इथेनॉल इज एडेड टू 1.0 kg वाटर टू हैव द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इक्वल टू 0.202। तो देखिए यहाँ पर आपको ये मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, यानी कि X2 दिया हुआ है। अब बात आ गई क्या कि व्हाट मास ऑफ इथेनॉल इज एडेड टू 1.0 kg वाटर। तो देखिए मोल फ्रैक्शन अगर जब भी हम लोग निकालते हैं जिसका भी, तो क्या होता है हमारा, उसका मोल बटे टोटल मोल, है ना। तो टोटल मोल के लिए आपका क्या हो जाएगा, इथेनॉल का मोल, ये हो गया इथेनॉल का, ये भी हो गया इथेनॉल का, और ये हो गया वाटर का। तो वाटर दिया हुआ 1 kg, दैट मीन्स आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1000 ग्राम, है ना। तो जब आप निकालेंगे वाटर का मोल तो आपका निकल जाएगा कितना, 55.5। इस बेस पर निकालेंगे, एन को आप उसके जगह पे रहने देंगे, क्योंकि जब एन निकल जाएगा तो एन का फॉर्मूला आपका क्या होता है, वेट इन ग्राम, यानी कि मोल बराबर क्या होता है, वेट इन ग्राम बटे मोलेकुलर वेट, है ना, ये होता है। तो आपको तो मोलेकुलर वेट पता होगा, क्योंकि इथेनॉल है, इथेनॉल का मोलेकुलर वेट कितना होता है, 46। तो आप यहाँ 46 बढ़ा देंगे, इसको इससे गुना कर देंगे, आपको W2 मिल जाएगा। और यही आपसे मांगा जा रहा है, क्या मांगा जा रहा है, W2 के व्हाट मास ऑफ इथेनॉल इज एडेड टू 1.0 kg, यानी कि 1 kg वाटर में कितना इथेनॉल को घोला जाए कि वहाँ पर मोल फ्रैक्शन इथेनॉल का 0.202 हो जाए। चलिए, तो इसका आप जब सॉल्व करके निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा C नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ट्रू, इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन, यानी कि जो दिया गया समीकरण है सही है, इक्वेशन सही है इनमें से। तो I इज इक्वल टू Q अपॉन T होता है ना, क्योंकि Q इज इक्वल टू टोटल चार्ज बराबर क्या होता है, करंट इन एम्पियर इनटू टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड टू प्रिवेंट कोरोजन। तो देखिए सिल्वर का जो होता है ना, वो उसमें जब रस्टिंग हो जाता है, उसमें जब उसका ऑक्साइड बन जाता है तो वो और भी क्या हो जाता है, आपका हार्ड हो जाता है। तो इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा। जबकि एल्युमिनियम में भी ये वाला नेचर पाया जाता है, लेकिन एल्युमिनियम से ज़्यादा अच्छा कौन रहता है, सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन A to B इज गिवन एज, हाफ लाइफ किस तरह से दिखाया जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी देखा है। क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ, कांस्टेंट होता है, और वो कांस्टेंट क्या चीज़ होता है,
कि 0.693 अपॉन के होता है। के क्या है? रेट कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 28, अ कैटलिस्ट इज ए सब्सटेंस व्हिच, कैटलिस्ट एक पदार्थ है जो क्या करता है? इंक्रीज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, डिक्रीज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, डज नॉट अल्टर द रिएक्शन मैकेनिज्म, इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन रिएक्टिंग स्पीसीज। यानी कि इंक्रीज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, क्या ये प्रोडक्ट के इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को बढ़ाता है? डिक्रीज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एक्टिवेशन एनर्जी को घटाता है। डज नॉट अल्टर द रिएक्शन मैकेनिज्म, क्या ये रिएक्शन के मैकेनिज्म को परिवर्तित नहीं करता है? इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, क्या ये कोलिजन रिएक्टिंग स्पीसीज के फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता है? तो देखिए यहाँ पर आपका बी और सी दोनों सही होगा, क्योंकि ये रिएक्शन मैकेनिज्म को भी परिवर्तित नहीं करता है ना, क्योंकि ये रिएक्शन के रेट को केवल बढ़ाता है या घटाता है, और ये एक्टिवेशन एनर्जी को भी घटाने का काम करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द कोलाइडल पार्टिकल हैव डायमीटर रेंजिंग फ्रॉम, कोलाइडल पार्टिकल का कोलाइडल पार्टिकल हैव डायमीटर रेंजिंग, तो इसका मतलब क्या हो गया? कोलाइडल पार्टिकल का रेंज क्या होता है? 1 to 1000 नैनोमीटर, 10 to 1000 पिकोमीटर, 1 to 1000 मिलीमीटर, है ना, 1 to 1000 पिकोमीटर। तो देखिए इसका जो रेंज होता है वो होता है 1 to 1000 नैनोमीटर। इसको दूसरे यूनिट में भी कन्वर्ट करके पूछा जा सकता है, जैसे पिकोमीटर में हो या मीटर में हो। अगर मीटर में कहा जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा? 10⁻⁹ टू 10⁻⁻6 मीटर। इसको आप पिकोमीटर में भी आपको पूछा जा सकता है। अगर पार्टिकल का साइज इससे छोटा होगा तो वो ट्रू सॉल्यूशन हो जाएगा, और इससे अगर बड़ा हो जाएगा 1000 नैनोमीटर से तो वो हमारा सस्पेंशन हो जाएगा, जिसको हिंदी में निलंबन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है? इन्वॉल्व वीक इंटरेक्शन बिटवीन एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट, इन्वॉल्व केमिकल इंटरेक्शन बिटवीन, ये तो होगा नहीं क्योंकि केमिकल रिएक्शन तो वाला बात आएगा नहीं फिजिकल एडजॉर्प्शन में। इज इरिवर्सिबल इन नेचर, क्या ये प्रकृति में उत्क्रमणीय होता है? इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये जरूरी नहीं है। तो अब हमारा बच गया बी और सी, तो इसमें देखेंगे सबसे बेस्ट आंसर कौन सा है। इन्वॉल्व वीक इंटरेक्शन बिटवीन एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट, क्योंकि ये वीक इंटरेक्शन बनाता है। चलिए ये नंबर हमारा ज़्यादा अच्छा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिना, इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिना क्रायोलाइट इज एडेड टू, यानी कि एल्यूमिना का जब इलेक्ट्रोलाइसिस कराया जाता है तो उसमें क्रायोलाइट क्यों मिलाया जाता है? लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिना, एल्यूमिना की मेल्टिंग पॉइंट को कम करने के लिए। डिक्रीज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को कम करने के लिए। मिनिमाइज द एनोड इफेक्ट, एनोड इफेक्ट को कम करने के लिए। रिमूव इम्प्योरिटीज फ्रॉम एल्यूमिना, इम्प्योरिटीज यानी कि अशुद्धता को एल्यूमिना से अलग करने के लिए। तो इसको मिलाया जाता है एल्यूमिना के मेल्टिंग पॉइंट यानी कि द्रवणांक को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज इंडियन सॉल्ट पीटर या चिली सॉल्ट पीटर, इनमें से किसको इंडियन सॉल्ट पीटर या चिली सॉल्ट पीटर के नाम से जाना जाता है? लिथियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, रुबिडियम नाइट्रेट। तो सोडियम नाइट्रेट को इंडियन सॉल्ट पीटर या चिली सॉल्ट पीटर कहा जाता है, और जबकि पोटेशियम नाइट्रेट को केवल सॉल्ट पीटर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू, किसी भी पानी का कठोर जल कहलाना किसके कारण होता है? किसी जल की कठोरता किसके आयन के प्रेजेंस से होता है? तो कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस, यानी कि कैल्शियम सोल्ट या मैग्नीशियम सोल्ट के प्रेजेंट होने से हमारा जो नॉर्मल वाटर होता है वो हार्ड वाटर के रूप में जाना जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अमोनिया एक्ट एज, अमोनिया किस तरह से काम करता है? न्यूट्रल स्पीसीज के फॉर्म में, लुईस एसिड के फॉर्म में, लुईस बेस के फॉर्म में, एम्फोटेरिक हाइड्राइड के फॉर्म में। तो अमोनिया जो होता है वो हमारा लुईस बेस होता है, क्योंकि ये लोन पेयर डोनर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गैस लिबरेटेड व्हेन कॉपर रिएक्ट विथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड,
यानी कि कॉपर को जब है ना डाइल्यूट यानी कि तनु नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? तो इसमें एक को प्रोडक्ट आपका मिलता है नाइट्रिक ऑक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? इनमें से सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? तो जिसका बॉन्ड वीक होगा। तो H2TE यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड का कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इज? क्रोमियम का सबसे बड़ा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? हाईएस्ट क्या होता है? तो क्रोमियम का होता है आपका +6, जबकि +7 किसका होता है? मैग्नीज का होता है। मैग्नीज बोले तो Mn, सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करने वाला एलिमेंट मैग्नीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनर्ट गैस हैज़ द लार्जेस्ट एबंडेंस बाय वॉल्यूम इन एयर? एयर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला इनर्ट गैस कौन सा है? तो वो होता है आपका आर्गन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन B12 इज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ? विटामिन 2B12 किसका कॉम्प्लेक्स होता है? तो विटामिन B12 जो होता है वो आपका कोबाल्ट 3+ का कॉम्प्लेक्स होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डबल सॉल्ट? इनमें से कौन डबल सॉल्ट है? देखिए यहाँ पर कॉमन सॉल्ट और डबल सॉल्ट दोनों दिया गया है। ए बी और सी, ये ए बी और डी ये तीनों आपका क्या है? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, जबकि सी नंबर क्या है आपका? डबल सॉल्ट है। इसका नाम क्या है आपका? एलम, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? फिटकरी कहते हैं। ये डबल सॉल्ट है। इसमें देख सकते हैं आप पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट और वाटर है। तो यहाँ पर आपको 2 सॉल्ट नजर आ रहा है, पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट। इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं KAlSO4 होल 2 इंटू 12H2O। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन 1 ब्यूटीन 3 आइन आर? यानी कि 1 ब्यूटीन 3 आइन में कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड हैं? तो देखिए जब आप बनाइएगा 1 ब्यूटीन 3 आइन का स्ट्रक्चर तो आपका बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब आप आराम से काउंट कर सकते हैं। इसमें जब आप देखेंगे तो मिलेगा आपको 7 सिग्मा एंड 3 पाई बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ 2 पाई बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर 1 पाई बॉन्ड होगा। तो यहाँ पर कितना हो गया आपका? 2 और यहाँ 1, तो 3 पाई बॉन्ड हो गया। तो इसी ऑप्शन में है केवल आपका 3 पाई बॉन्ड, और जबकि इसमें सिग्मा 7 बॉन्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है कि द कंपाउंड इन विच द डिस्ट्रैक्ट बिटवीन 2 एडजेसेंट कार्बन एटम इज द लार्जेस्ट इज? है ना, इसमें से किस में सबसे ज़्यादा 2 एडजेसेंट कार्बन में मतलब अंतर पाया जाता है? तो वो है आपका इथेन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेबल कार्बोकेटाइन? इनमें से किसका कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल है? तो टर्शरी एल्किल वाले कार्बन का क्या होता है? सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन पाया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। द ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल इज? अल्कोहल का जब आप डिहाइड्रेशन कराते हैं यानी कि वाटर जो से रिमूव होता है तो कौन सा ऑर्डर यहाँ पर सही है? अर्थात कि यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री देने का मतलब क्या हो गया कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो देखिए सबसे आसानी से टर्शियरी अल्कोहल से वाटर रिमूव होगा, है ना। तो ग्रेटर, उससे कम सेकेंडरी और उससे कम प्राइमरी, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ईस्टर लिंकेज? यानी कि ईस्टर फंक्शनल ग्रुप वाला लिंकेज किसमें पाया जाता है? तो वो है आपका टेराइलिन। किसमें होता है? ट्राइलिन में होता है। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस इज प्रेजेंट इन आरएनए ओनली? आरएनए में कौन सा ऐसा स्पेशल बेस है जो पाया जाता है? तो वो होता है आपका यूरेसिल, जबकि डीएनए में कौन होता है? थायमीन।
पेनिसिलिन क्या है? हार्मोन है, एनाल्जेसिक है, एंटीबायोटिक है, एंटीबॉडी है। पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा खोज किया गया पहला एंटीबायोटिक है। क्वेश्चन नंबर 48, on warming an aqueous solution of benzene diazonium chloride the product obtained is। देखिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड तो है ही, साथ में ये एक्वस है यानी कि वाटर साथ मिला हुआ है। तो ऐसे कंडीशन पे जब आप इसको गर्म करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? फिनोल मिलेगा। क्या मिलेगा? फिनोल मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है 49 नंबर, डेंसिटी ऑफ अ क्रिस्टल इज। क्रिस्टल का डेंसिटी क्या होता है? तो क्रिस्टल का डेंसिटी होता है आपका जेड, यानी कि डी इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका जेड, यानी कि जेड हो गया क्या? नंबर ऑफ एटम्स इंटू एम यानी कि मोलिकुलर वेट अपॉन ए क्यूब यानी कि वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू एवोगाड्रोस नंबर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं हम लोग क्या है। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्ट्रक्चर आर टेट्राहाइड्रल एंड ऑक्टाहाइड्रल वॉइड, यानी कि किस पेयर में टेट्राहाइड्रल और ऑक्टाहाइड्रल दोनों वॉइड पाया जाता है? बीसीसी यानी कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल एंड एफसीसी यानी कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। बी नंबर में कहता है एचसीपी एंड एचसीसी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तीसरा क्या है? एचसीपी एंड सीसीपी, बीसीसी एंड एचसीपी। तो एचसीपी एंड सीसीपी में क्या पाया जाता है आपका? टेट्राहाइड्रल ऑक्टाहाइड्रल दोनों वाइट पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 है कि केबी इक्वल टू डेल्टा टीबी व्हेन मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज। कब केबी बराबर डेल्टा टीबी हो जाएगा? केबी क्या है आपका? इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट यानी कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है ना। और डेल्टा टीबी क्या हो गया आपका? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो कब होगा ऐसा? ऐसा तभी होगा जब क्या हो जाए? मोलेलिटी 1 हो जाए, क्योंकि इक्वेशन क्या होता है? केबी डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम। देखो बच्चों, अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो चैनल वीडियो को लाइक करें, और आपको कैसा लग रहा है ये भी लिखें, कमेंट जरूर करें, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना भी ना भूलें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि मेरे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, क्योंकि मैं फिर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का भी एक वीडियो देने वाला हूँ, ताकि आपको पता चल जाए क्या क्या आने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट है ना इतना दिया हुआ, यानी के का वैल्यू आपको दिया हुआ है। द इफ द रेट यानी कि रेट ये आपको दिया हुआ है, देन द कंसंट्रेशन ऑफ N2 इज, यानी कंसंट्रेशन निकालना है। तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है ना? फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू K इंटू सी। तो आपको निकालना क्या है? C निकालना है। तो C बराबर क्या हो जाएगा? R अपॉन K। तो इस वैल्यू के को इस वैल्यू से भाग दे देंगे, ठीक है। तो आपका टोटल कितना आ जाएगा? लगभग 0.8 आ जाएगा। विच स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ये तो भाई आपका सही है। दूसरा ऑप्शन क्या है? पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, यही आपको यहाँ पर सीधे फॉल्स नजर आ रहा है, गलत नजर आ रहा है। सी नंबर देख लेते हैं क्या है? पाई इज इक्वल टू सी आर टी, और डी नंबर क्या है? डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ अपॉन के बी इंटू डेल्टा टी बी। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो 110% क्या है? गलत
है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वांट हॉफ फैक्टर ऑफ बेंजोइक एसिड इन बेंजीन सॉल्यूशन इज। बेंजोइक एसिड का वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है बेंजीन सॉल्यूशन में है। तो क्योंकि इसमें एसोसिएशन होता है और जब भी एसोसिएशन होगा कंपाउंड के बीच में तो मोल ये वांट ऑफ फैक्टर आपका क्या होगा, 1 से कम होगा और इसका वांट ऑफ फैक्टर होता है आपका 0.5। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है कि ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि जब आप जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड का इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, द मोल रेशियो ऑफ गैसेस लिबरेटेड एट कैथोड एंड एनोड, तो जो कैथोड और एनोड पर जो गैस आपको प्राप्त होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो उसका रेशियो क्या होगा। जब आप इसका इक्वेशन को देखेंगे, इसको बना करके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा ये 3:1 के रेशियो में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 56, कहता है कि 40 ml ऑफ एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ 0.5 m, तो ये 0.5 m का मतलब क्या हो गया, इसका ये मोलरिटी हो गया, ये क्या हो गया वॉल्यूम हो गया। इज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज 32 ml पोटेशियम परमैंगनेट कम्प्लीटली, तो ये भी आपका क्या हो गया वॉल्यूम हो गया। द मोलरिटी ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन इज, तो इसको आपको 2 स्टेप में बनाना पड़ेगा और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.1 m। क्योंकि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं इसीलिए यहाँ पर कंप्लीटली बना करके दिखाया जाना संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है कि व्हेन मिक्सचर ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट कोमा सोडियम क्लोराइड एंड Cong H2SO4 इज हीटेड, रेड फ्यूम्स इज इवॉल्व, द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ रेड फ्यूम्स इज। तो जब आप पोटेशियम डाइक्रोमेट सोडियम क्लोराइड एंड Cong H2SO4 को गर्म करेंगे तो एक रेड फ्यूम्स प्राप्त होगा, है ना। तो उस रेड फ्यूम्स का फॉर्मूला क्या होगा, तो वो जो आपको रेड फ्यूम्स प्राप्त होगा वो हो जाएगा आपका क्रोमियम O2 क्लोरीन 2, यानी कि CrO2Cl2। क्वेश्चन नंबर 58 देखते क्या कहता है कि द नोबल गैस विच इज नॉट एब्जॉर्ब बाय कोकोनट चारकोल, कौन सा इनर्ट गैस को कोकोनट चारकोल के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं किया जाता है या नहीं होता है, तो वो होता आपका रेडॉन। क्वेश्चन नंबर 59 देखते क्या है। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि जेनन हेक्साफ्लोराइड ऑन हाइड्रोलाइसिस नॉट प्रोड्यूस, यानी कि जेनन हेक्साफ्लोराइड XeF6 का जब आप हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो इनमें से कौन सा प्रोडक्ट है जो आपको प्राप्त नहीं होगा, तो आपको प्राप्त क्या नहीं होगा, जेनन ऑक्सी हेक्साफ्लोराइड आपको इसमें प्राप्त नहीं होगा, बाकी जबकि ये लोग तीनों आपको क्या होगा प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है विच हैज मैक्सिमम पीएच इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन में किसका पीएच मान सबसे ज्यादा होगा, सोडियम हाइपोक्लोरस एसिड, है ना, उसके बाद क्या सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोरेट, सोडियम परक्लोरेट। तो इनमें से जो सोडियम हाइपोक्लोराइट होता है उसका पीएच मान सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं क्या कर रहा है कि टॉलेंस रिएजेंट यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग, टॉलेंस रिएजेंट का यूज किसको डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है, तो ये टॉलेंस रिएजेंट का यूज किया जाता है आपको एल्डिहाइड का पता करने के लिए। डिटोल कंसिस्ट ऑफ, डिटोल किस चीज का मिश्रण होता है या किन चीजों से मिलकर के बना होता है, तो डिटोल जो है वो होता है आपका क्लोरोक्साइल लेनोल एंड टर्पिएनियोल, सी नंबर का मिक्सचर होता है। टेफ्लॉन इज अ पॉलीमर ऑफ, टेफ्लॉन किसका पॉलीमर होता है, टेफ्लॉन क्या हो गया टेट्राफ्लोरोइथीन, तो ये किसका हो जाएगा टेट्राफ्लोरोइथीन का पॉलीमर हो जाएगा, क्योंकि जब टेट्राफ्लोरोइथीन को आप पॉलीमराइज कराते हैं तो आपको पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन अर्थात टेफ्लॉन यानी कि डेक्रोन प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 64 है RnH2 is react in the presence of chloroform and potassium hydroxide and heat, तो प्रोडक्ट X क्या होगा,
तो देखिए ये है आपका कार्बाइल एमीन रिएक्शन। क्या है ये आपका कार्बाइल एमीन रिएक्शन, जिससे क्या होता है आपको आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई लेंस आर मैन्युफैक्चर्ड बाय, आई लेंस जो बनाया जाता है, जो आर्टिफिशियल लेंस बनाया जाता है वो किस चीज़ से बनाया जाता है, पीवीसी, टेफ्लॉन, ब्यूनायस, पीएमएमए। तो ये पीएमएमए के द्वारा बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 है कि विच कंपाउंड डज नॉट परफॉर्म केनिजारो रिएक्शन, इनमें से कौन है जो केनिजारो रिएक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। तो देखिए केनिजारो रिएक्शन ऐसा एल्डिहाइड परफॉर्म करता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या होगा, जिसके पास अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन होगा। और अल्फा कार्बन कौन होगा, वो कार्बन एटम जो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो देखेंगे हम लोग यहाँ पर किस में अल्फा कार्बन है और उसमें हाइड्रोजन है, वो हमारा केनिजारो रिएक्शन प्रदर्शित नहीं करेगा, परफॉर्म नहीं करेगा। तो ए नंबर में अल्फा कार्बन ही नहीं है, इसमें तो अल्फा कार्बन है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसमें भी अल्फा कार्बन है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ पर तीनों मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो एसिटाल्डिहाइड आपका क्या देता है, एल्डोल कंडेंसेशन देता है। ये लोग तीनों क्या देगा आपका, केनिजारो रिएक्शन देगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखते क्या है, विच कंपाउंड डज नॉट गिव्स कलरलेस गैस, इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो कलरलेस गैस नहीं देता है। तो कलरलेस गैस कौन नहीं देता है, कैल्शियम नाइट्रेट, बाकी सभी क्या देगा, कलरलेस गैस देगा, यानी कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन रिलीज करेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, अमोनिया गैस इज पास थ्रू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट प्रोड्यूस डीप ब्लू कंसंट्रेशन, वो डीप ब्लू यानी कि गहरा ब्लू कलर का कंसंट्रेशन देता है। यानी कि अमोनिया गैस को आप क्या कर रहे हैं, एक्वस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से होकर के पास कराते हैं। तो एक डीप ब्लू कलर का कंपाउंड प्राप्त होता है, उसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टेट्रा एमिनो कॉपर सल्फेट प्राप्त होता है। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कर रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 कर रहा है, क्लोरीन गैस इज पास थ्रू डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, द कंपाउंड फॉर्म आर, जब क्लोरीन गैस को डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड से पास कराया जाता है तो कौन सा कंपाउंड प्राप्त होता है। तो प्राप्त होता है आपका सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइपोक्लोराइड। अगला क्वेश्चन है, सोडियम इज हीटेड विथ अमोनिया गैस, द प्रोड्यूस कंपाउंड इज, सोडियम को जब अमोनिया के साथ हीट किया जाता है, अमोनिया गैस के साथ हीट किया जाता है तो कौन सा कंपाउंड प्राप्त होता है। तो आपको प्राप्त होता है सोडियम एमाइन। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं हम लोग क्या है। क्वेश्चन नंबर 71 का रहा है कि हाउ मेनी पी बॉन्ड ओ बॉन्ड आर लोन एंड, यानी कि पी बॉन्ड ओ बॉन्ड्स है ना, एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रेस्पेक्टिवली आर प्रेजेंट इन P4O6। जब आप P4O6 का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उनमें आपको ये पी बॉन्ड ओ और लोन पेयर देखना है और पता करना है कि ये कितना कितना होगा। तो पी बॉन्ड ओ की संख्या होती है इसमें 12 और लोन पेयर होती है 16। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं क्या है, विच इज नॉट पैरामैग्नेटिक एमोंग, इनमें से कौन पैरामैग्नेटिक नहीं है ना, यानी कि कोई 3 होगा जो पैरामैग्नेटिक होगा, अर्थात उनके पास लोन पेयर होगा, इलेक्ट्रॉन अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा। वो जिसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा वो आपका पैरामैग्नेटिक होगा, और जिनके पास नहीं होगा वो आपका क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। तो आपका टेट्रा कार्बोनिल निकेलेट या निकेल क्या होता है आपका, डायमैग्नेटिक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं हम लोग का क्या है। हाइड्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इज बेस्ड ऑन, यानी कि जब हाइड्रोमेटलर्जिकल कराया जाता है, हाइड्रोमेटलर्जिकल है ना, तो किस बेस पर उस मेटल का निष्कर्षण किया जाता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन पर, हाइड्रोलाइसिस पर, डिहाइड्रेशन पर या डिहाइड्रोजनेशन पर। तो वो किया जाता है आपका हाइड्रेटेड बनाने के लिए, अर्थात के कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में।
क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ पेंटाकार्बोनिल फेरम इज, यानी कि इस कंपाउंड में आयरन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d2 sp3d dsp3 sp3। तो ये हो जाएगा आपका dsp3 हो जाएगा। और इसका जो ज्योमेट्री होता है वो होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्या होता है? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और ये डायमैग्नेटिक होता है। ये जो आपका FeCO हॉल 5 है ये आपका क्या होता है? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल एंड डायमैग्नेटिक। और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया आपका? dsp3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज, यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है? विशिष्ट चालकत्व का यूनिट क्या होता है? तो विशिष्ट चालकत्व का यूनिट होता है पर ओम पर सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं क्या है? इफ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस इज इंक्रीज फ्रॉम 1 atm to 100 atm, keeping hydrogen ion concentration at 1 m, the change in reduction potential of hydrogen half shell at 25 डिग्री सेल्सियस विल बी। अगर क्या कह रहा है कि इफ द प्रेशर ऑफ H2 गैस इज इंक्रीज, अगर हाइड्रोजन गैस के प्रेशर को इंक्रीज किया जाए कहाँ से? 1 atm से 100 atm तक, यानी कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक, कीपिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एट 1 मोलरिटी, और हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन को 1 मोलरिटी पर क्या कर दिया जाए? कांस्टेंट कर दिया जाए। द चेंज इन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन हाफ सेल, तो जो हाइड्रोजन हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल है वो 25 डिग्री सेल्सियस में क्या होगा या क्या चेंजिंग उसमें आएगा? तो वो हो जाएगा आपका 0.059 वोल्ट हो जाएगा। ये चैप्टर नंबर 3 से है। अब इसको सॉल्व करके देखेंगे तो आपको आंसर ये मिल जाएगा 0.059। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं क्या है। कह रहा है कि इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रिएक्शन कैसा है? फर्स्ट ऑर्डर का है। द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीज फ्रॉम 0.8 m to 0.4 m इन 15 मिनट, 15 मिनट में ये कंसंट्रेशन चेंज हो जाता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। द टाइम टेकन फॉर द कंसंट्रेशन टू चेंज फ्रॉम 0.1 m to 0.25 m, तो कितना टाइम लगेगा 0.1 m से, यानी कि मोलरिटी से 0.25 मोलरिटी तक होने में? देखिए इसके परिवर्तन में 15 मिनट लगा, तो इसके परिवर्तन में कितना मिनट लगेगा? ये दो भाग में आपको बनाना है और आपको आंसर निकालना है। तो इसका जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 30 मिनट। कितना आंसर आ जाएगा? 30 मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 78 है आपके सामने। क्या कह रहा है कि विच ग्राफ रिप्रेजेंट जीरो ऑर्डर रिएक्शन ए गैस टू बी गैस, इनमें से कौन सा रिएक्शन है जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन को प्रदर्शित करता है? तो ये क्या होता है? ग्रेजुअली इंक्रीज करता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इन HCP स्ट्रक्चर द पैकिंग फ्रैक्शन इज, HCP स्ट्रक्चर में उसका पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है? तो देखिए उसका पैकिंग एफिशिएंसी कितना होता है भाई? 74 है ना, 74%। किसका किसका होता है ये? HCP का, CCP का और FCC का। तो इन तीनों का पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा? इसको 100 से अगर भाग दोगे 74 को तो आपको आ जाएगा 0.74। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है कि द बॉइंग डिफेक्ट दैट लोअर द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल इज कॉल्ड, यानी कि किस क्रिस्टल डिफेक्ट में क्रिस्टल का डेंसिटी डिक्रीज हो जाता है, घट जाता है, तो वो होता है आपका शॉटकी डिफेक्ट। इसमें बराबर मात्रा में आपका क्या होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव आयन गायब हो जाता है। जबकि फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह
चला जाता है, यानी कि एक जगह ये वैकेंट स्पेस, दूसरी जगह जाकर इंटरस्टिशियल बन जाता है, अर्थात आयन कहीं पर भी बाहर नहीं जाता है, इसलिए इसमें डेंसिटी में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे, क्या कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस अ कैटलिस्ट इज नॉट यूज्ड। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस अ कैटलिस्ट इज नॉट यूज्ड, किस में जो है आपका कैटलिस्ट यूज नहीं होता है। तो देखिए हैबर प्रोसेस में भी होता है आयरन वगैरह, जिसमें आप अमोनिया बनाते हैं, डेकॉन्स प्रोसेस में भी होता है, लेड चैम्बर प्रोसेस में भी होता है, लेड चैम्बर प्रोसेस जो H2SO4 के लिए यूज किया जाता है। तो साल्वे विधि में जो है आपका क्या है, नहीं डेकॉन्स में नहीं होता, साल्वे विधि में भी आपका कैटलिस्ट का यूज होता है, तो डेकॉन्स में नहीं होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 है कि द फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इज, फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म जो है, जो चैप्टर नंबर 5 से है आपका, सरफेस केमिस्ट्री से है, उसमें क्या होता है इक्वेशन। तो वो देखिए x/m इक्वल टू k p⁴ ये भी होता है। अब x इज इक्वल टू m k p⁴ k p⁴ ये भी आपका हो जाएगा। तो यही इक्वेशन को दो अलग अलग फॉर्म में और भी डिराइव किया गया है। इसका मतलब यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे, द वेपर प्रेशर ऑफ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज 750 mm of mercury at 373 Kelvin। द वेपर प्रेशर ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ये आपका 750 mm, यानी कि ये आपका प्रेशर दिया गया है एट 373 केल्विन, यानी कि ये टेम्परेचर। द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज, तो सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, यहाँ पे इज नहीं लगेगा, ऑफ लगेगा, है ना, ऑफ सॉल्यूशन या सोल्यूट इज। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे यानी कि मोल फ्रैक्शन निकालेंगे यहाँ पर सोल्यूट का, और सोल्यूट कौन है आपका यहाँ पे, ग्लूकोज है, और सॉल्वेंट कौन है आपका यहाँ पर, वाटर हो जाएगा, क्योंकि जब किसी सॉल्वेंट का डिस्कस न किया जाए तो आपको समझ लेना है कि सॉल्वेंट क्या होगा, हमारा वाटर होगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1/76। क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे क्या कर रहा है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रे, रेडियो वेव, गामा रे, यानी कि किसका फ्रीक्वेंसी, किस रे का फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति सबसे ज़्यादा होता है, तो वो होता है आपका गामा रे का। विच हैज HCP क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इनमें से किसका HCP क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, तो देखिए सोडियम क्लोराइड का CCP होता है, CgM क्लोराइड और रुबिडियम क्लोराइड का आपका SCC होता है, जिंक का होता है आपका HCP, जिंक का कैसा होता है, HCP क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। क्वेश्चन नंबर 86 है, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इज, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, तो इसका होता है लीटर पर मोल पर सेकंड। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ऑप्शन नंबर सी लीटर पर मोल पर सेकंड, जबकि पर टाइम किसके लिए होता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है, और जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर, इनमें से कौन इंसुलेटर है, ग्रेफाइट, ये तो भाई कंडक्टर होता है ना, ग्रेफाइट क्या होता है, कंडक्टर होता है, एल्युमिनियम भी कंडक्टर है, सिलिकॉन भी क्या है, थोड़ा सा मॉडरेट कंडक्टर है, यानी कि थोड़ा सा कम होता है इसमें, और जबकि डायमंड आपका क्या है, इंसुलेटर है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम आयन, है ना, इन सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड में सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, तो सोडियम आयन में सोडियम का और क्लोरीन का दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है आपका, 6 होता है, दोनों का, सोडियम एंड क्लोरीन दोनों का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन क्रिस्टलाइन और एमोर्फस, इनमें से कौन नॉन क्रिस्टलाइन या एमोर्फस है, डायमंड, सीजियम क्लोराइड, ग्लास, कॉमन सोल्ट, तो डायमंड, सीजियम क्लोराइड, कॉमन सोल्ट ये सभी आपका क्या है, क्रिस्टलाइन है, जबकि ग्लास क्या आपका एमोर्फस या नॉन क्रिस्टलाइन है या अक्रिस्टलीय। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं क्या है, करा गोल्ड नंबर इज मिनिमम इन केस ऑफ, गोल्ड नंबर किस
कंडीशन में गोल्ड नंबर जो आपका चैप्टर नंबर 5 से है ये टॉपिक है ना, किस में कम होता है, तो वो होता है आपका जिलेटिन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे। इन द थर्माइट प्रोसेस द रिड्यूसिंग एजेंट इज, थर्माइट प्रोसेस में कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट का यूज किया जाता है, तो थर्माइट प्रोसेस में जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो आता है आपका एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे हम लोग, क्या है 3.011 इंटू 10⁻23 मोलिकुल्स कंटेन, इसमें कितना मोल कंटेन है, तो 1 मोल का वैल्यू क्या होता है भाई 6.022 10⁻23, तो ये तो उसका आधा है, दैट मीन्स ये 0.5 मोल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 कहता है कि कैसे टेराइट इज एन और ऑफ, कैसेटेराइट किसका और है, तो कैसेटेराइट जो होता है वो आपका टीन का और होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 94 क्या है कि सिनेबार इज, सिनेबार यानी कि वर्मिलियन यानी कि सिंदूर का फॉर्मूला बताना है, तो सिंदूर का फॉर्मूला होता है आपका HGS, PBS किसका है गैलेना का है। क्वेश्चन नंबर 95 द नंबर ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमर ऑफ C3H5Cl3, यानी कि जब आप इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाएंगे तो टोटल आपको 5 स्ट्रक्चर प्राप्त होगा। आप एक बार बना करके देखेंगे 110% है कि आपको 5 स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑब्टेन हो जाएगा मोलिकुलर फॉर्मूला C3H5Cl3 का, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे, क्या है हाउ मेनी आइसोमर आर पॉसिबल इन दिस कंपाउंड, कितना आइसोमर संभव है इस कंपाउंड में, है ना, तो इनका देखिए इनका सिस और ट्रांस प्राप्त होगा, यानी कि एक सिस और एक ट्रांस होगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। द कोलाइडल सॉल्यूशन आर प्यूरिफाइड बाय, कोलाइडल सॉल्यूशन को किस विधि के द्वारा प्यूरिफाइड यानी कि शुद्ध किया जाता है, तो वो होता है आपका डायलिसिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे, क्या है कह रहा है कि द कंडेंसेशन पॉलीमर एमोंग द फॉलोइंग इज, इनमें से कौन कंडेंसेशन पॉलीमर है, तो वो है आपका डेक्रोन यानी कि टेफ्लॉन, ये सॉरी टेराइलिन, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा डेक्रोन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है कि नायलॉन 66 इज, नायलॉन 66 क्या है, पॉलीएमाइड, पॉलिस्टर, पॉलीस्टाइरिन, पॉलीविनाइल्स, तो आपका कौन क्या होता है ये नायलॉन 66, ये आपका पॉलीएमाइड होता है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, यानी कि कौन ऐसा पॉलीमर है जो आसानी से डिकम्पोज हो जाता है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर में कौन आता है। पॉलीमर चैप्टर का जब मैं ऑब्जेक्टिव बताया उसमें क्लियरली बताया हुआ हूँ आपको, इसलिए यहाँ पर बहुत कम एक्सप्लेनेशन दिया हूँ मैं, और वो आपका क्या हो जाएगा PHBV, PHBV ये आपका क्या है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। अगर आपको बच्चों वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें, और अगर आपको बहुत अच्छा लगा है तो कमेंट भी करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, और अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।